ध्यान दीजिए, क्या आपके आसपास भी किसी गेहूं की फसल में ये लक्षण दिखाई दे रहा है? यदि आप गेहूं की पत्तियों पर इस तरह के लक्षण देख रहे हो, यानी नई पत्तियां पीली हो रही हो, तो सावधान हो जाइए। इनका रोकथाम बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसी पत्तियां सूर्य के प्रकाश को नहीं ले सकेंगी और भोजन बनाने का काम पौधों में ठीक से नहीं हो पाएगा। नतीजा ये होगा कि ऐसे बीमार पौधे कमजोर रह जाएंगे और उनमें बालियां छोटी ही बन पाएगी। यदि आप सोच रहे हैं कि ये यूरिया की कमी है, तो मैं आपको बता दूं कि जी नहीं, ये यूरिया की कमी नहीं है। हर पीलापन यूरिया की कमी नहीं होती। आप यूरिया यदि देते भी हैं, तब भी आपका पौधा स्वस्थ नहीं हो सकेगा। यदि आप सोच रहे हैं कि ये रतुआ रोग है, तो मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि नहीं, ये रतुआ रोग भी नहीं है, ना ही ये झुलसा रोग है। तो आखिर ये है क्या? नमस्कार किसान भाई और बहनों, आप देख रहे हैं एग्री चर्चा और आज हम बात करेंगे गेहूं की खड़ी फसल में जस्ता यानी जिंक की कमी के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जान सकेंगे कि जिंक की कमी होने पर गेहूं की फसल में कैसा लक्षण दिखता है, कैसे आप पहचानेंगे कि गेहूं में जिंक की कमी हुई है या नाइट्रोजन यानी यूरिया की, दोनों में क्या अंतर होता है और पौधों को देख करके आप कैसे पहचान सकेंगे कि पीला हो रहा पौधा यूरिया यानी नाइट्रोजन की कमी से हो रहा है या जिंक की कमी से। और यदि गेहूं की फसल में रतुआ रोग के कारण पीलापन दिख रहा है, तो उसको कैसे आप पहचान सकेंगे? क्या जिंक की कमी को पूरा करना बहुत जरूरी है? यदि जिंक की कमी को पूरा नहीं किया जाए तो क्या नुकसान होगा? साथ ही साथ इस समय खड़ी फसल में जिंक की कमी दिखने पर कौन सा जिंक का छिड़काव करना सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया होगा? क्योंकि बाजार में तो कई तरह के जिंक मिलते हैं, जैसे जिंक सल्फेट 21% वाली आती है, जिंक सल्फेट वो 33% वाली आती है, एक जिंक ऑक्साइड 39.5% भी आता है, लिक्विड चिलेटेड जिंक आता है, एडीटीए चिलेटेड जिंक आता है और कई संस्थाएं तो दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ मिला करके भी जिंक बेचती है। क्या ये सारे जिंक का हम छिड़काव अपनी फसल पर कर सकते हैं? और यदि ये सब हम उपयोग कर सकते हैं, तो क्या सभी जिंक की मात्रा एक जैसी लगेगी? इन सभी बातों पर चर्चा हम आज के इस वीडियो में आपके साथ करने जा रहे हैं। आप वीडियो को पूरा देखें और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक तो कीजिए ही, साथ ही यदि आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में मुझसे अपने सवाल, सुझाव या कोई दिल की बात को भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक एग्री चर्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को साझा भी कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों तक आज की चर्चा पहुंच सके। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। प्यारे मित्रों, जिंक एक बहुत ही आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो पौधों में प्रोटीन बनाने वाले जो एंजाइम होते हैं ना, उनको सक्रिय कर देता है, जिससे पौधों के शरीर का विकास तेजी से होने लगता है। साथ ही साथ जिंक फसल को हरा भरा रखता है, तने को मजबूत करता है, उसका विकास करता है। जो दो गांठें हैं, जो गांठ होता है, उन गांठों के बीच की लंबाई को बढ़ाता है। यदि जिंक की कमी हो जाए तो आप जो यूरिया या नाइट्रोजन अपनी फसल में देंगे, उसका उपयोग पौधा पूरी तरह से नहीं कर पाएगा। जिंक वो तत्व है जो यूरिया यानी नाइट्रोजन के सही उपयोग में मदद करता है, जिससे पौधों का विकास तेजी से होता है। तो यदि हमारे खेत में, फसल में जिंक की कमी हो जाएगी, तो पौधा इतने सारे काम ठीक से कर ही नहीं पाएगा। और यदि पौधा बीमार है, कमजोर है, तो उससे हमें बेहतर उपज कैसे मिल सकेगी? दोस्तों, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो जिंक की कमी होने पर प्रभावित गेहूं के पौधे की ऊपर वाली यानी जो नई पत्तियां हैं वो पीली होने लगती है। वो भी पूरा पत्ता पीला नहीं होता, पत्ती का कुछ हिस्सा, खासकर ऊपर वाला हिस्सा जो है वो पीला दिख रहा है। जिन पत्तियों में ये ज्यादा फैल गया है वो सूख भी रहे हैं, लेकिन वहीं इसमें देखिए इन पौधों में जिंक की कमी नहीं हुई है। यहाँ यूरिया यानी नाइट्रोजन जो है वो किसान ने नहीं दिया है, जिस कारण पत्तियां पीली हो रही है।
नाइट्रोजन की कमी होने पर पौधों की जो पुरानी पत्ती है यानी नीचे वाली पत्ती है वो पीली हो रही है और एक समान रूप से पीली हो रही है। तो अब आप देख करके पहचान सकते हैं कि यदि गेहूं की फसल में नाइट्रोजन की कमी होगी तो पुरानी पत्तियां पीली होगी और यदि जिंक की कमी होगी तो नई पत्तियां धब्बेदार रूप से पीली होंगी। कुछ किसान इसे रतुआ रोग भी समझ लेते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि यदि गेहूं की फसल में रतुआ रोग लगेगा तो प्रभावित जो पत्तियां हैं उन पर उभरे हुए पीली धारियां बनने लगती है, जिसे अगर आप छुएंगे तो रुखड़ा लगेगा और जो पीला भाग है वो उभरा हुआ होगा और हाथ में वो पीला रंग जो है छूट करके लगेगा। तो अब आप बड़ी आसानी से यूरिया की कमी, जिंक की कमी और रतुआ रोग के अंतर को पहचान सकेंगे। अब सवाल है कि इस समय जब गेहूं 60 से 70 दिनों की या उससे ज्यादा दिनों की हो चुकी है, इस समय यदि गेहूं में जिंक की कमी दिखने लगे तो आपको कौन सा जिंक का उपयोग करना चाहिए? क्या जमीन से जिंक डालना चाहिए या पत्तियों पर जिंक का छिड़काव करना चाहिए? देखिए, अब आप जमीन से जिंक को मत दीजिएगा। आप जिंक का छिड़काव पानी में घोल करके गेहूं की पत्तियों पर कीजिए। कई किसान इस बात को लेकर के असमंजस में रहते हैं कि यदि जिंक का छिड़काव करना है तो कौन सा जिंक का छिड़काव करें, क्योंकि बाजार में तो कई तरह के जिंक मिलते हैं। मित्रों, हमेशा हमें याद रखना है कि छिड़काव के लिए हम उसी जिंक का उपयोग करें जो पानी में बहुत आसानी से घुल जाता हो, बहुत जल्दी पत्तियों को मिल जाए, सस्ती भी हो लेकिन असर भी सबसे अच्छा करे। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले आप मोनोहाइड्रेटेड जिंक सल्फेट जो 33% वाली आती है ना, उसका ही इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक तो इसमें जिंक 33% होता है और सल्फेट रूप में इसमें 15% एक्स्ट्रा आपको सल्फर भी मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि ये बाजार में बहुत आसानी से मिल जाता है, बहुत आसानी से ये पानी में घुल भी जाता है। कई जो है विश्वसनीय कंपनियां इसको बेचती भी है और बहुत महंगा भी नहीं आता। तो यदि आपको जिंक सल्फेट 33% मिल जाए तो इसका इस्तेमाल आप सबसे पहले कीजिएगा। इसकी 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल करके आपको छिड़काव करना होगा। साथ में आप जो है 10 ग्राम यूरिया भी मिला दीजिएगा। इससे जो है पत्तियों का जो एस्टोमेटा होता है वो खुल जाएगा और जिंक का अवशोषण जो है वो अच्छे तरीके से हो सकेगा। यदि आप 16 लीटर वाली टंकी में घोल बना रहे हैं तो प्रति टंकी पानी में जो है लगभग 48 से 50 ग्राम जिंक सल्फेट लगेगा और 160 ग्राम यूरिया का घोल बनाइएगा। यानी प्रति एकड़ फसल पर अगर मैं बात करूं तो छिड़काव के लिए आपको लगभग 200 लीटर पानी में 600 ग्राम जिंक सल्फेट लगेगा और 2 किलो यूरिया का घोल आपको तैयार करना होगा। यदि आपको 33% वाला जिंक ना मिले तो 21% वाला हेप्टाहाइड्रेटेड जिंक सल्फेट का चुनाव पत्तियों पर छिड़काव के लिए आप कर सकते हैं। इसमें भी 21% जिंक होता है और लगभग 10%, लगभग क्या मतलब 10% सल्फेट फॉर्म वाला सल्फर पाया जाता है। यदि आप इस 21% वाले जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो प्रति लीटर पानी में इसकी मात्रा जो है 33% वाला जो जिंक है उससे ज़्यादा करना होगा। यानी 1 लीटर पानी में 5 ग्राम जिंक सल्फेट और 10 ग्राम यूरिया को मिलाना होगा। कहने का मतलब हुआ कि जो 16 लीटर वाली टंकी है उसमें प्रति टंकी 80 ग्राम जिंक सल्फेट लगेगा और 160 ग्राम यूरिया का घोल आपको तैयार करना होगा। वहीं हम यदि 1 एकड़ की बात करें तो 200 लीटर पानी में 1 किलो जिंक लगेगा और 2 किलो यूरिया, इसका जो है आपको घोल तैयार करना होगा। वैसे आपको 33 और 21% वाला जिंक सल्फेट आसानी से बाजार में मिल जाएगा और ये दोनों सस्ते तो हैं ही, काम भी अच्छा करते हैं। लेकिन कुछ लोग जिंक ऑक्साइड 39.5% जो आता है उसका उपयोग करना चाहते हैं। देखिए, जो 39.5% जिंक ऑक्साइड है उसमें सल्फर नहीं होता। वैसे इसका घोल भी आप बना करके पत्तियों पर छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन हाँ, एक बात याद रखना होगा, जो जिंक ऑक्साइड आता है वो पानी में नहीं घुलता, लेकिन जिंक ऑक्साइड 39.5% का जो SC फॉर्मूला आता है जो बाजार में मिलता है उसका आप इस्तेमाल छिड़काव के लिए कर सकते हैं।
इसमें जिंक की मात्रा ज़्यादा होती है, 39.5% है। इसलिए मैंने देखा है कि कई किसान जो है इस उत्पाद को लेकर के ज़्यादा जो है आकर्षित होते हैं। ये उत्पाद महंगा होता है, इसलिए मैं सिफारिश नहीं करूँगा, लेकिन यदि किसी किसान को इसका ही उपयोग करना है तो प्रति लीटर पानी में आप 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा जो है प्रति लीटर पानी में, या जो पैकेट है, देखिए जो कंपनी बनाई है उस पैकेट पे क्या उसने रिकमेंडेशन दिया है उसके अनुसार घोल बना करके आप छिड़काव कीजिएगा। देखिए कई कंपनियां हैं इस उत्पाद को अलग अलग नामों से बाजार में बेचती है। आप किसी विश्वसनीय ब्रांड के उत्पाद को खरीद करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि मात्रा ज़्यादा मत कीजिएगा, और जब इस उत्पाद को खरीदिएगा तो लेवल पर मात्रा को ध्यान से देख करके बताई मात्रा का ही उपयोग कीजिएगा। एक बात और बता दूं, एक 12% वाला जिंक भी आता है जिसे ADTA चिलेटेड जिंक के नाम से जाना जाता है। आप उसका भी उपयोग फोलियर स्प्रे के लिए कर सकते हैं। ये सबसे जल्दी पानी में घुलने वाला जिंक होता है और बहुत कम मात्रा में ही अच्छा रिजल्ट देता है। इसकी भी मात्रा लगभग 1 ग्राम प्रति लीटर पानी ही रखना होता है, मतलब 1 ग्राम से थोड़ा सा कम रखा जाता है, उससे ज्यादा नहीं करना होता है। थोड़ा महंगा जरूर आता है लेकिन काम बहुत अच्छा करता है। यदि आप कम खर्च में काम निकलवाना चाहते हैं तो 33 या 21% वाला जिंक सल्फेट का उपयोग कीजिए, और यदि थोड़ा सा महंगा भी आप खरीद सकते हैं तो जो ADTA चिलेटेड जिंक है 12% वाली, उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ संस्थाएं जो हैं वो जिंक के साथ दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट को मिला करके भी बाजार में बेचती हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जिंक सल्फेट के साथ जैसे मैंने आपको यूरिया मिलाने के लिए बताया है, उसमें आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। वो मैं भूल गया था, इसलिए मुझे अभी याद आया, तो मैं आपको बता दूं कि यदि मौसम बहुत गर्म है, मतलब 30-35 डिग्री या उससे ज़्यादा है, तो जो यूरिया है उसकी मात्रा आपको कम कर देना है ना, 5 से 6 ग्राम प्रति लीटर कर दीजिएगा। साथ ही जो छिड़काव है वो आप शाम के समय, मतलब 3 बजे के बाद कीजिएगा, जब गर्मी कम हो जाए, है ना। तो इससे जो है जो पत्तियों के जलने की संभावना है वो नहीं बनेगी। इसके साथ साथ एक बात और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, आप यूरिया की जगह पे बुझा हुआ चूना का भी इस्तेमाल जिंक सल्फेट के साथ कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 2.5 ग्राम बुझा हुआ चूना मिलाइएगा। और हाँ देखिए, चूना जो है वो पूरी तरह पानी में घुलता नहीं है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले एक अलग बर्तन में बुझा हुआ चूना को घोल लीजिएगा, फिर उसे छान लीजिएगा, और जो बुझा हुआ चूना का घोल है उसके साथ जिंक जो है उसको मिला करके टंकी में भर करके छिड़काव कीजिएगा। और जो 16 लीटर वाली टंकी है उसमें लगभग 40 ग्राम बुझा हुआ चूना आपको लगेगा, यानी 1 एकड़ फसल के लिए आपको आधा किलो बुझा हुआ चूना का घोल तैयार करना होगा। तो आप जिंक के साथ यूरिया या बुझा हुआ चूना में से किसी एक को मिला करके छिड़काव कीजिए, दोनों को एक साथ मत मिला दीजिएगा, है ना। कुछ किसान भाई बहन प्राकृतिक खेती करते होंगे और ऐसे किसान रासायनिक जिंक का उपयोग नहीं करना चाह रहे होंगे। उन्हें मैं बोलना चाहूँगा कि जब इस अवस्था पर जिंक की कमी आपकी गेहूं में यदि दिख जाती है तो आप जीवामृत बना करके उसको सूती कपड़े से छान करके उसका छिड़काव जो है 1-1 सप्ताह के अंतराल पर 2 बार कीजिएगा। लेकिन यहाँ मैं एक चीज मेंशन करना चाहूँगा कि प्राकृतिक खेती में जो असर है, जो जीवामृत आप डालेंगे उसका असर जो है वो धीरे धीरे आएगा, लेकिन लंबा उसका असर है। तो किसान भाइयों और बहनों, यदि आपकी गेहूं में या आपके आसपास किसी अन्य किसान भाई बहन के गेहूं में जिंक की कमी के लक्षण दिख रहे हों तो उन्हें आज के इस वीडियो में बताए गए सुझाव से अवगत जरूर कराइए, ताकि समय रहते गेहूं का फसल बच सके। अब कई जगह गेहूं में बालियां बनने लगी हैं, तो यदि इस समस्या को समय रहते नहीं ठीक किया गया तो उपज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और यदि जिंक की कमी हर फसल में बार बार दिख रही हो आपके, तो अगली फसल से पहले अपने मिट्टी का परीक्षण जरूर करवा लें, ताकि आपको अपनी मिट्टी की पूरी जानकारी मिल सके। वो कहते हैं ना, संतुलित पोषण ही स्थायी समाधान है। आप अपने मित्रों, आस पड़ोस के किसानों को ये वीडियो जरूर दिखाइए, उन्हें भेजिए। और हाँ,
यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो को देखने के लिए आपको YouTube पर ज्यादा भटकना ना पड़े। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप कोई राय मुझे देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपकी बहुमूल्य राय एग्री चर्चा चैनल को और अधिक उपयोगी बनाएगा। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।